अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में सिस्टम थ्योरी और सिस्टम अप्रोच, रादर थ्योरी ना कह करके इसको अप्रोच कहना उचित होगा, क्योंकि बहुत से विद्वान इसको थ्योरी नहीं मानते, इसको एक अप्रोच के रूप में देखते हैं। तो जो ये सिस्टम की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, जो कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में बहुत हेल्प करती है। सिस्टम थ्योरी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सेप्ट के आने के बाद, या बिहेवियरलिज्म का आंदोलन जो पॉलिटिकल साइंस में आया, पॉलिटिक्स में आया, और उसको साइंस बनाने की, पॉलिटिकल साइंस बनाने की जो जद्दोजहद शुरू हुई, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से लेकर के उसको इंटरनेशनल रिलेशन में भी इस अप्रोच को अपनाया गया। और अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो डेविड ईस्टन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सिस्टम अप्रोच को फेमस करने में। पर इंटरनेशनल रिलेशन में मॉर्टन कैपलन, मॉडल्स्की, मैसल लेन और भी कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने की सिस्टम थ्योरी की अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशन में पेश किया। उनका बेसिक प्रमाइस ये है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई स्टेट तो है नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ऐसे में जो देशों की जो आपस में इंटरेक्शन है उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में समझ सकते हैं। वो इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, जहाँ की बहुत सारे देश आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। पर वो इसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं जो ये ग्लोबल लेवल पर जो इंटरेक्शन होती है देशों की आपस में, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरेक्शन है, इसमें कोई भी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यू नहीं कर सकता। कोई भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि जो ये तय करेगी यही चीज़ सही है या नहीं है, क्योंकि स्टेट्स के पास सॉवरेनिटी भी है, और बहुत से स्टेट या एक्टर कई बार जो एक कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है उसको फॉलो नहीं भी करते, तो उनको लीगली बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं किया जा सकता इसके लिए। तो इसलिए वो कहते हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। तो पहला एनालिसिस तो उनका ये है कि भाई ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें कि देश आपस में जुड़े हुए हैं, और इस इंटरनेशनल सिस्टम के दृष्टिकोण को लेकर के हम किसी पर्टिकुलर रीजन की, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया की स्टडी कर सकते हैं। उसमें आप उसकी बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसमें आप चाहे चाइना को रखो या ना रखो, इंडिया को रखो, पाकिस्तान को रखो, बांग्लादेश को रखो, तो किस तरह से आप उनको ये जो साउथ एशिया का जो इलाका है, इसमें ये जो एक अपने आप में एक सब सिस्टम है, इसमें कैसे एक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी उससे की जा सकती है। और साथ ही साथ ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है सिस्टम अप्रोच को, मतलब ये माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तरों पर यूज़ की जा सकती है। फिर कैपलन तो इसके 6 मॉडल्स देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया है वो कैपलन कहते हैं कि आज तक इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो 6 तरह के, इंटरनेशनल सिस्टम में 6 तरह के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। एक वो बताते हैं टाइट बाइपोलर सिस्टम, लूज बाइपोलर सिस्टम, जिसमें कि 2 ही मात्र मेन शक्तियाँ होती है कोल्ड वॉर की तरह, और बाकी जो उनके इर्द गिर्द घूमती है और बिल्कुल उनके आदेशों की पालना करती है। लूज बाइपोलर सिस्टम में 2 मुख्य धुरियाँ होती है, पर जो सब पार्ट्स हैं वो थोड़े से अलग होने लग जाते हैं, अपनी ऑटोनॉमी को रखते हैं। उसके बाद यूनिट वीटो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, वो बोलते हैं कि जब मैक्सिमम कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वीटो आ जाएगी और बराबर मतलब मिलिट्री मारक क्षमता बन जाएगी, एटलीस्ट न्यूक्लियर डिटरेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूनिट वीटो हो जाएगा, कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। एक वो इमेजिनेशन करते हैं कि हो सकता है कि कभी कोई वर्ल्ड स्टेट उभर कर सामने आए जो कि यूनिवर्सल एक्टर के रूप में सामने आए और सारी कंट्रीज उसके तहत चले। एक उनका ये एनालिसिस है। तो इस तरह से 6 मॉडल उन्होंने अलग अलग तरह के दिए हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। वो बोलते हैं इस तरह से जो है इंटरनेशनल सिस्टम है अपने को अरेंज करता है, ऐसा मॉर्टन कैपलन इस विषय में कहते हैं। तो सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका कनेक्शन, इसकी इंटरकनेक्टिविटी, इसके लिंकेज, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वहीं से ये सिस्टम खुद को रीएडजस्ट करता है हालात के हिसाब से, अपने डिसीजंस को बदलता है, अपने नॉर्म्स फॉर्मुलेट करता है, क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो ये सिस्टम अप्रोच का एक बहुत बड़ा योगदान है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो सिस्टम अप्रोच
जो कि साइंटिफिक आउटलुक को लेकर के इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करना चाहती है। तो इस अप्रोच के साथ इसकी कुछ और अप्रोचेज़ भी आई, जैसे कि कार्ल डॉयश की और अन्य लोगों की जो ये कम्युनिकेशन अप्रोच है, ये भी सिस्टम अप्रोच की तरह ही जो नेटवर्क्स जहाँ कनेक्टिविटी होती है, उस कनेक्टिविटी में एक्चुअली कम्युनिकेट क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, उस पर फोकस करती है कम्युनिकेशन अप्रोच। ये भी सिस्टम अप्रोच का ही एक पार्शियल सहयोगी अप्रोच है, जो कि साइबरनेटिक्स की अप्रोच जो कार्ल डॉयश ने दी। इसे भी देखने की ज़रूरत है इसी के पार्ट में। ये भी कम्युनिकेशन के विज्ञान को अपना आधार मान करके सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं, कौन रिसीव करता है, किस तरीके से रिसीव करता है, इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह से ये इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, उसको कार्ल डॉयश देखते हैं और उनके सहयोगी देखते हैं। तो कम्युनिकेशन अप्रोच भी इसका एक पार्ट है, सब पार्ट है। इसमें जेम्स बर्टन का भी बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन अप्रोच को अपना करके जो ये पावर सेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है, चाहे बैलेंस ऑफ पावर हो या कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हो, जो कि शक्ति के बूते पर शांति को स्थापित करने की बात करता है रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट से, उसके बरखिलाफ कम्युनिकेशन पर फोकस किया था जेम्स बर्टन ने अपने वर्क में। तो जेम्स बर्टन, कार्ल डॉयश और भी इस तरह के कई विद्वान हैं जो इसके पार्ट हैं। इसके अतिरिक्त एक और पार्शियल अप्रोच जो देखते हैं वो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, वो भी इसी से प्रभावित लगती है कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जो एक्टर आते हैं, जो एक्टर डिसीजन लेते हैं, बेसिकली वो कौन है। और डिसीजन मेकिंग अप्रोच ज़्यादातर जो स्नाइडर की अप्रोच है, बर्क और सेपिन की जो अप्रोच है, वो फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट को स्टडी करती है कि जो कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करती है, उनमें जो डिसीजन मेकर है, जो फॉरेन पॉलिसी को के डिफाइनर एक्टर है, जो उसको डिफाइन करते हैं, उनकी स्टडी करो आप। तो मुझे लगता है जब हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो हमें ये दोनों कम्युनिकेशन भी और डिसीजन मेकिंग अप्रोच को भी इसके साथ जोड़ करके देख करके इसका अध्ययन करना चाहिए। सिस्टम अप्रोच को बहुत से लोग एक थियरी नहीं मान पाते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इसको किसी कंक्रीट रूप में प्रूव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और सिस्टम थ्योरी बहुत ज़्यादा जर्नल है, ये नेशनल इंटरेस्ट की को डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें इसकी जनरल ऑब्जर्वेशन ये डिफाइन नहीं कर सकती, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक साइंटिफिक वैल्यू न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देश कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको स्टडी करने का प्रयास करती है। इसकी वजह से अगर इसमें एक एडवांटेज है कि ये वैल्यू न्यूट्रलिटी से चलती है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स और जो आइडियोलॉजिकल बैरियर है उससे बाधित नहीं होती है। तो इसकी एक कमी ये भी है कि जो वैल्यूज़ को लेकर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस को भी ये समझ नहीं सकती। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वही इसकी क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। धन्यवाद।